प्रिय विद्यार्थियों, समाज कार्य के अंतर्गत हम अनेक बार विभिन्न समस्याओं से संबंधित विभिन्न पक्षों का अध्ययन करते हैं। जब कभी हम समस्याओं की बात करते हैं तो कभी हम व्यक्तिगत समस्या की बात करते हैं, कभी पारिवारिक समस्याओं की बात करते हैं, कभी सामाजिक समस्याओं की बात करते हैं। भारत एक ऐसा देश है जिसमें अलग अलग जाति के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग भाषा के लोग, अलग अलग संस्कृति के लोग रहते हैं। जब इन विविधता में हम एकता की बात करते हैं तो यहाँ पर प्रमुख विशेषता यहाँ की जाति व्यवस्था है, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जो कार्यों के आधार पर या प्रकारों के आधार पर जिनका स्तरीकरण के रूप में विभाजन किया गया कि सबसे उच्च ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र, लेकिन प्रत्येक जाति एक दूसरे पर आश्रित थी। ब्राह्मण कहते थे कि मैं अधूरा हूँ अगर क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र नहीं है। इसी प्रकार से शूद्र भी कहता था कि मैं अधूरा हूँ अगर वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण, इस तरह से एक दूसरे पर आश्रितता थी। जब कभी हम जाति की बात करते हैं तो जाति के साथ एक और शब्द आता है अनुसूचित जाति, फिर एक शब्द आता है अनुसूचित जनजाति। जब हम अनुसूचित जाति की बात करते हैं तो ये वे लोग हैं जिन्हें हम जातीय संस्तरण में अस्पृश्य मानते थे और जिन्हें प्राचीन समय में क्षूद्र से संबोधित करते थे, जिन पर अनेक प्रकार के प्रतिबंध थे, चाहे वो विवाह संबंधी हो, चाहे खान पान संबंधी हो, चाहे एक दूसरे के साथ संपर्क करने का कई प्रकार के प्रतिबंध थे। लेकिन सरकार ने बहुत सारे प्रयास करके अनुसूचित जाति के उत्थान के लिए बहुत सारे कार्य किए। इसी प्रकार से एक शब्द अनुसूचित जनजाति भी है जो सभ्य समाज से अलग थलग रही है। पहाड़ों पर, नदी के इर्द गिर्द घने जंगलों में जिनका निवास था, उनकी भी अपनी समस्याएं थी और उन्हीं की समस्याओं को ध्यान में रखकर आज़ादी के पश्चात सरकार ने विभिन्न प्रयासों के माध्यम से अनुसूचित जनजाति के लोगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया। जब हम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की बात करते हैं तो एक तीसरा शब्द और हमारे सामने आता है जिसे हम अन्य पिछड़ा वर्ग कहते हैं, अदर बैकवर्ड क्लास, और संक्षिप्त में बात करेंगे तो OBC। जब अन्य पिछड़े वर्ग की बात करते हैं तो ये ब्राह्मण से तो निम्न और शूद्र से उच्च, अर्थात मध्यम स्तर पर इनका रहन सहन, इनकी अपनी पहचान थी, लेकिन ये अस्पृश्य नहीं थे। किसी न किसी रूप में सामाजिक परिस्थिति की बात करें तो परिस्थिति निम्न थी, आर्थिक क्षेत्र में बहुत इनका उचित प्रतिनिधित्व नहीं था और शैक्षिक स्तर पर निम्न साक्षरता वाला समूह मानकर इन्हें सभ्य समाज में ही निम्न स्थान पर रखा गया। ऐसे लोगों के लिए समय समय पर यह महसूस किया गया कि जो सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक दृष्टि से निम्न हैं उन्हें भी ऊपर उठाने का अवसर दिया जाना चाहिए। और इसके लिए आज़ादी के बाद प्रत्येक राज्य को और केंद्र शासित प्रदेशों को ये कहा कि अपने अपने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में इस प्रकार की एक सूची बनाई जाए जिसमें कि वे लोग जो सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए हैं, ताकि उन्हें उस सूची के आधार पर हम ऊपर उठाने के लिए कुछ विशेष प्रावधान करें। लेकिन वह सूची बहुत अस्पष्ट थी और इसी अनिश्चितता के कारण आज़ादी के बाद 1953 में सरकार ने एक आयोग का गठन किया, काका कालेलकर पिछड़ा वर्ग का प्रथम आयोग। उसमें भी जो बात निकली वह लागू नहीं हो पाई। तब सरकार ने एक दूसरा आयोग, जिसे हम मंडल आयोग कहते हैं, का गठन किया, जिनकी अपनी कुछ सिफारिशें थी और उन्हीं सिफारिशों के आधार पर अन्य पिछड़े वर्ग का विश्लेषण किया गया और उन्हें विशेष सुविधाएं देने की कोशिश की गई। तो आज हम इसी विषय पर कि अन्य पिछड़ा वर्ग कौन सा है और उसके लिए जो दो आयोग का गठन किया गया, काका कालेलकर आयोग और दूसरा मंडल आयोग, इनमें क्या सिफारिशें की गई और सरकार ने इनके उत्थान के लिए किस तरह के प्रावधान किए हैं। इसके अंतर्गत जब हम बात करते हैं भारतीय जनसंख्या में कमजोर लोगों की श्रेणी में अनुसूचित जाति,
अनुसूचित जनजाति के साथ साथ एक वर्ग और भी है जिसे वंचित वर्गों के साथ रखा गया है, जिसे अन्य पिछड़ा वर्ग कहते हैं। भारतीय संविधान भारत को एक कल्याणकारी राज्य स्वीकार करता है और देश के समस्त नागरिकों के लिए आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, मान्यता एवं धर्म की स्वतंत्रता और प्रतिष्ठा के अवसर की समानता की गारंटी देता है। तो जब हम कल्याणकारी राज्य की बात करते हैं तो राज्य का यह कर्तव्य है कि वह अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए, सामाजिक न्याय के लिए विशेष योजनाएं बनाए, विशेष प्रावधान करें। अतः इस परिप्रेक्ष्य में पिछड़े वर्ग के उत्थान के प्रयास संविधान के इस मूल में निहित हैं। भारतीय संविधान में अन्य पिछड़ा वर्ग को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग SEBC के रूप में वर्णित किया गया। सोशल एजुकेशनल बैकवर्ड क्लास SEBC के रूप में इसकी व्याख्या की गई और भारत सरकार को उनके सामाजिक और शैक्षणिक विकास को सुनिश्चित करने का दायित्व सौंपा गया। अन्य पिछड़े वर्ग का स्पष्ट अर्थ न तो किसी ने परिभाषित किया है और न ही संविधान में इसकी परिभाषा दी गई है, बल्कि संविधान के भाग 16 में तथा अन्य कुछ प्रावधानों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के साथ अन्य पिछड़े वर्ग शब्द का प्रयोग किया है। सामान्यतः पिछड़े वर्गों में भूमिहीन श्रमिकों एवं छोटे किसानों आदि को सम्मिलित किया जाता है। ये वे लोग हैं जो जाति व्यवस्था में ब्राह्मणों से तो नीचे हैं किंतु अस्पृश्य जातियों से ऊंचे हैं। अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक और राजनीतिक कल्याण के लिए अनेक प्रावधान किए गए हैं, किंतु अन्य पिछड़े वर्गों के लिए पहले आरक्षण की व्यवस्था नहीं की गई थी, जो अब कर दी गई है। पिछड़े वर्गों के उत्थान एवं सरकार द्वारा उनके कल्याण हेतु किए जा रहे कार्यों का उल्लेख करने से पूर्व यह आवश्यक है कि हम समझ लें कि अन्य पिछड़ा वर्ग क्या है, उसका निर्धारण का आधार क्या है। अन्य पिछड़े वर्ग की जब बात करते हैं तो अन्य पिछड़े वर्गों को स्पष्ट रूप से परिभाषित और लाभान्वित करने की दिशा में मैसूर रियासत में प्रयास किया। जब 1918 में मैसूर सरकार ने सरकारी सेवाओं में इन पिछड़े समुदायों को प्रोत्साहित करने के प्रश्न पर अलग से विचार करने के लिए एक समिति गठित की। हम कहते हैं यहीं से अन्य पिछड़े वर्गों के लिए सोचने का आधार मिला और इसका प्रारंभ मैसूर सरकार ने किया। 1921 में पिछड़े समुदायों में विशेष भर्ती की और इनकी परिभाषा ब्राह्मणों के अतिरिक्त अन्य सभी समुदाय जिनका सरकारी सेवा में उचित प्रतिनिधित्व नहीं है के रूप में की गई। ये वे लोग हैं जो ब्राह्मण के अलावा है और जिनका सरकारी नौकरियों में उचित प्रतिनिधित्व नहीं है। इन्हें अन्य समुदाय के रूप में, जिन्हें हम अन्य पिछड़े वर्ग के रूप में सम्मिलित कर सकते हैं, इस रूप में उसे परिभाषित किया। सन 1934 में मद्रास में प्रांतीय स्तर पर पिछड़े वर्ग संघ की स्थापना की गई, जिसमें 100 से भी अधिक जातियों को सम्मिलित किया गया, जिनकी कुल जनसंख्या मद्रास में लगभग 50% थी। सन 1937 में ट्रावनकोर राज्य ने इन सभी समुदायों के लिए पिछड़े समुदाय शब्द का प्रयोग किया, जो आर्थिक एवं शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए थे। अखिल भारतीय स्तर पर अभी अन्य पिछड़े वर्ग का कोई निश्चित कार्य व इसकी परिभाषा देने या इन्हें प्रयोग में लाने का प्रयास नहीं किया गया। रेणु का अध्ययन दल ने बहुत कम भूमि वाले किसानों, बहुत छोटे दस्तकारों, भूमिहीन मजदूरों, कुछ जातियों की गरीब महिलाएं, असहारा लोग जैसे विधवा, अनाथ आदि को सम्मिलित किया है। भारत जैसे पिछड़े वर्गों को तभी समझा जा सकता है जब हम भारतीय समाज के मूल चरित्र को समझें, जिसमें कई बंद स्थिति वाले समूह शामिल हैं। पिछड़े वर्ग एक पूरे समूह का गठन नहीं करते, बल्कि भारतीय समाज
के सामाजिक पदानुक्रम में अलग अलग स्थिति और सामाजिक आर्थिक स्थिति वाले कई सामाजिक समूहों का एक समूह है। अर्थात ये वे लोग हैं जिनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, इसलिए इन्हें अन्य पिछड़े वर्ग के रूप में परिभाषित किया। उपर्युक्त विवरण के आधार पर यह कहा जा सकता है कि पिछड़ा वर्ग समाज का वह भाग है जो सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है। अर्थात जब समाज में परिस्थिति की बात करते हैं, प्रतिष्ठा की बात करते हैं, सम्मान की बात करते हैं, तो ये वे लोग हैं जिनकी बहुत अधिक सामाजिक प्रतिष्ठा नहीं है। शैक्षणिक स्तर की बात करें तो इनके समाज में बहुत बड़ा भाग साक्षरता के समूह से अलग थलग है, अर्थात वे अशिक्षित हैं जिन्हें शिक्षा का उचित अवसर नहीं मिला। और आर्थिक क्षेत्र की जब बात करें तो आर्थिक क्षेत्र में उनका उचित प्रतिनिधित्व नहीं हो पाया, इसलिए इन्हें सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक दृष्टिकोण से पिछड़ा माना गया, जो मुख्यतः कृषि द्वारा जीवन यापन करता है। इसमें प्रमुखतः वे जातियां सम्मिलित हैं जो अस्पृश्य से उच्च व ब्राह्मणों से निम्न समझी जाती है। अन्य शब्दों में इस वर्ग में मध्यम श्रेणी की जातियां आती। पिछड़ापन व्यक्ति का नहीं है, अगर व्यक्ति पिछड़ा है तो वो समूह का सदस्य नहीं है, बल्कि समूह पिछड़ा हुआ हो, अपितु समूह का लक्षण है कि उसमें पिछड़ापन हो। मंडल आयोग ने पिछड़ेपन के 3 आधार माने: सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक। वे सदियों पुरानी असुविधाओं और अक्षमताओं से पीड़ित हैं, जो मुख्य रूप से जाति व्यवस्था से प्रेरित है, क्योंकि जाति व्यवस्था भारतीय समाज की प्रमुख पहचान है और उसी पहचान के आधार पर पूरे समाज को 4 अलग अलग खंडों में विभाजित करने वाली जो व्यवस्था थी उसे जाति व्यवस्था नाम दिया, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण के अपने निश्चित कार्य थे, क्षत्रिय और वैश्य के अपने निश्चित कार्य थे और शूद्र के तीनों वर्णों की सेवा करने का प्रमुख उत्तरदायित्व था। इस रूप में समाज को विभाजित करने का जो आधार था वो जन्म से था, जिसे हम बंद व्यवस्था भी कहते हैं, इसे बंद स्तरीकरण भी कहते हैं। तो जब हम कहते हैं मुख्य रूप से जाति व्यवस्था से जो समाज प्रेरित था, जिसमें निम्न स्थिति, गरीबी और निरक्षरता सामाजिक समस्याएं हैं जो उन्हें वंचित वर्ग में जन्म लेने के कारण विरासत में मिली है, क्योंकि हमारे यहाँ जाति व्यवस्था का आधार जन्म है और ये वे लोग हैं जिन्हें कई तरह से वंचित किया गया अधिकारों से, सुविधाओं से, इसलिए इन्हें वंचित वर्ग या डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी नाम दिया। तो जब हम पिछड़ेपन की बात करते हैं तो समाज में और राज्य सरकार ने समय समय पर यह प्रश्न उठाया कि ऐसे लोगों की पहचान की जाए जो सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, और इसके लिए सरकार ने 2 आयोगों का गठन किया जिन्हें हम पिछड़े वर्गों का आयोग कहते हैं। पिछड़े वर्ग का पता लगाने, उनकी सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थितियों पर विचार करने, सन्मुख उत्पन्न होने वाली समस्याओं को ज्ञात करने तथा ऐसे कार्यों सिफारिश करने जिनके द्वारा केंद्रीय और राज्य सरकारें उनकी कठिनाइयों को दूर कर उत्थान कर सकें। इस उद्देश्य से देश में अब तक 2 आयोग स्थापित किए गए हैं। वे हैं काका कालेलकर आयोग और मंडल पिछड़ा वर्ग आयोग। एक को प्रथम आयोग काका कालेलकर के नाम से जानते हैं और दूसरा आयोग जो पिछड़े वर्गों के लिए था उसे हम मंडल पिछड़ा वर्ग आयोग कहते हैं। पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए सरकार ने समय समय पर यह सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि ये लोग जो सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं उनके लिए आयोग का गठन किया जाए, और इसी सोच में काका कालेलकर पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया। पहला पिछड़ा वर्ग आयोग के नाम से जानते हैं और कई बार हम इसे कालेलकर आयोग भी कहते हैं। राज्य और केंद्र ने पिछड़े वर्गों की जो सूचियां दी थी इस आयोग के गठन से पहले, उसमें बहुत विसंगतियां थी। इसीलिए राष्ट्रपति ने 29 जनवरी 1953 को प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना काका कालेलकर की अध्यक्षता में की गई। इसने 30 मार्च 1955 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। इसने पूरे देश के लिए 2399 पिछड़ी जातियों या समुदायों की सूची तैयार की थी
जिसमें से 837 को सबसे पिछड़े के रूप में वर्गीकृत किया गया। इस आयोग का मूल उद्देश्य था कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए मानदंड तय किए जा सकें। आयोग ने केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा तैयार की गई सूचियों में ये बात कही कि इन सूचियों में काफ़ी अस्पष्टता है। कालेलकर आयोग के ने स्तर पिछड़े वर्गों की एक विस्तृत सूची भी तैयार कर ली। अपने स्तर पर जो सूची बनाई वो बहुत विस्तृत थी। यह सूची जाति व्यवस्था में सामाजिक पदानुक्रम में उनकी स्थिति, साक्षरता का प्रतिशत और सेवाओं और उद्योग में उनके प्रतिनिधित्व के आधार पर तैयार की गई। अर्थात समाज में उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा कैसी है और आर्थिक क्षेत्र में उद्योग और सरकारी नौकरियों में उनका कितना प्रतिनिधित्व है, उसी के आधार पर किसको पिछड़े वर्ग में सम्मिलित किया जाए और किसे नहीं किया जाए, इसी मूल मानदंड के आधार पर सूची तैयार की गई। आयोग का मानना था कि पिछड़े वर्गों के अधिकांश लोग अज्ञानी, निरक्षर और गरीब हैं। आयोग द्वारा दी गई सूची में जो सिफारिश की उसे सरकार ने आधिकारिक रूप से स्वीकार नहीं किया, इसलिए कि उन सिफारिशों को में सूची तैयार करने में अपने मानदंडों का उपयोग कर सूची जो बनाई उसमें अन्य पिछड़े वर्गों के लिए उन्होंने जाति के साथ आधार बना दिया और सरकार नहीं चाहती थी कि जाति के आधार पर पिछड़ेपन को स्पष्ट किया जाए। इसीलिए तब राज्य सरकारों को ये निर्देश दिए कि वे अन्य पिछड़े वर्गों की सूची तैयार करने में अपने मानदंडों का उपयोग कर सूची बनाएं। कर्नाटक जैसे कुछ राज्यों ने अन्य पिछड़े वर्गों के लिए कुछ प्रावधान किए हैं। एक विशेष आयोग नियुक्त किया गया और पिछड़ी जातियों की पहचान करने वाली विशेष सूचियां भी तैयार की गई। प्रत्येक राज्य को ये कहा गया कि वो अपने अपने राज्य में सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक दृष्टि से जो पिछड़े हैं उनकी अपनी अलग सूची बनाएं। तो काका कालेलकर ने जो सूची बनाई उसमें क्या सिफारिशें की गई, उनमें सबसे पहली सिफारिश ये की गई कि 1961 की जनगणना में जनसंख्या की जातिवार गणना करना और उसी के आधार पर, जाति के आधार पर किसे पिछड़े में रखना है और किसको नहीं रखना है। भारतीय समाज के पारंपरिक जाति पदानुक्रम में किसी वर्ग के सामाजिक पिछड़ेपन को उसकी निम्न स्थिति से जोड़ना, सभी महिलाओं को एक वर्ग के रूप में अर्थात पिछड़ा मानना, पिछड़े वर्गों के योग्य छात्रों के लिए सभी तकनीकी और व्यावसायिक संस्थाओं में 70% सीटों का आरक्षण करना, अन्य पिछड़े वर्गों के लिए सभी सरकारी सेवाओं और स्थानीय निकायों में रिक्तियों में आरक्षण करना। तो इस तरह से अपनी सिफारिशें की गई। आयोग ने अपनी अंतिम रिपोर्ट में पिछड़ेपन का आधार जाति को मानदंड के रूप में सुझाया था। हालांकि सरकार ने रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उससे डर था कि आयोग द्वारा चयनित जाति और समुदायों से बाहर रखे गए पिछड़े वर्गों पर विचार नहीं किया जाएगा और सबसे अधिक ज़रूरतमंद लोग भीड़ में दब जाएंगे, जिससे उन पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा पाएगा। और इसीलिए उनकी सारी सिफारिशों को सरकार ने स्वीकार नहीं किया। उसके पश्चात समय समय पर पिछड़े वर्गों ने अपने आंदोलन समाज में किए और ये कहा कि हमें भी उस तरह से सुविधाएं मिलनी चाहिए जैसे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को मिलती है। जब 1977 में भारत में आपातकाल घोषित किया गया, उसके पश्चात सारे विपक्षी दल मिलकर एक जनता पार्टी, जनता दल के नाम से गठन तैयार किया और इन्होंने यह जनता से वादा किया कि अगर हम सरकार में आ गए तो पिछड़े वर्गों के लिए कुछ न कुछ कार्य करेंगे। इसका परिणाम ये हुआ कि 1977 के बाद जब जनता दल ने सरकार बनाई तो लोगों ने उनके सामने ये पक्ष रखा कि आपने जो वादा किया उसके अनुरूप हमारे लिए कुछ किया जाए। उस समय भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने एक आयोग का गठन किया जिसे मंडल पिछड़ा वर्ग आयोग नाम दिया। राष्ट्रपति ने 1 जनवरी 1979 को दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग गठित करने का निर्णय लिया, जो सरकार ने सिफारिश की थी। उसी के आधार पर आयोग को लोकप्रिय रूप से मंडल आयोग के रूप में जाना जाता है।
इसके अध्यक्ष बीपी मंडल बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल थे, जिन्होंने दिसंबर 1980 में एक प्रतिवेदन प्रस्तुत की, जिसमें कहा गया कि ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास की जनसंख्या, जिसमें हिंदू और गैर हिंदू दोनों शामिल हैं, मंडल आयोग के अनुसार कुल जनसंख्या का लगभग 52% थी। 1979-80 में गठित मंडल आयोग की प्रारंभिक सूची में पिछड़ी जातियों और समुदायों की संख्या 3743 थी। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अनुसार ओबीसी की केंद्रीय सूची में पिछड़ी जातियों की संख्या अब 2006 में 5013 अधिकांश केंद्र शासित प्रदेशों के आंकड़ों के बिना हो गई है। मंडल आयोग ने ओबीसी की पहचान के लिए 11 संकेतक या मापदंड विकसित किए कि इन आधारों पर हम किसी समूह को, किसी समुदाय को पिछड़े वर्ग में रखेंगे या नहीं रखेंगे। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण नेशनल सैंपल सर्वे ने जो सूची बनाई, उसमें ये आंकड़ा 41% दर्शाया गया। भारत में ओबीसी की सही संख्या कितनी है, यह एक बहस का मुद्दा बना हुआ है और इस पर काफ़ी बहस चल रही है, जिसमें पक्षपातपूर्ण राजनीति के कारण जनगणना के आंकड़ों से समझौता किया गया है। आमतौर पर यह अनुमान लगाया जाता है कि यह संख्या काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन मंडल आयोग या राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण द्वारा बताए आंकड़ों से ज़्यादा है। भारतीय संविधान में चूंकि आरक्षण के लिए एक निश्चित सीमा की गई है कि 50% से अधिक आरक्षण नहीं होगा, इसलिए भारतीय संविधान में आरक्षण की सीमा 50% से अधिक न हो को ध्यान में रखकर इस कानूनी बाध्यता के कारण आयोग ने 27% आरक्षण की सिफारिश की गई। तो जब हम 27% आरक्षण की बात करते हैं तो 15% तो अनुसूचित जातियों के लिए था, 7.5% अनुसूचित जनजातियों के लिए किया गया और 27% आरक्षण अन्य पिछड़ी जातियों के लिए, वर्गों के लिए किया गया। तो कुल प्रतिशत 49.5% रहा, अर्थात 50 से कम। जिन राज्यों ने पहले ही ओबीसी के लिए 27% से ज़्यादा आरक्षण लागू कर दिया है, वे इस सिफारिशों से प्रभावित नहीं होंगे। इस सामान्य सिफारिश के साथ आयोग ने ओबीसी के लिए आरक्षण की निम्नलिखित समग्र योजना प्रस्तावित की। योजना के आधार पर खुली प्रतियोगिता में भर्ती किए गए ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों को उनके 27% के आरक्षण कोटे में समायोजित नहीं किया जाएगा, अर्थात जो मेरिट में आएंगे वो 27% के अंतर्गत नहीं लिए जाएंगे, वो 27% से बाहर होंगे। दूसरा, इस आरक्षण को सभी स्तरों पर पदोन्नति कोटे पर भी लागू किया जाना चाहिए, अर्थात जहां इंटरनल प्रमोशन की स्कीम है वहां पर भी 27% का ही आरक्षण रहेगा। जहां आरक्षण अधूरे रह गए हैं वहां पर आरक्षित कोटे को 3 साल के लिए आगे बढ़ाया जाना चाहिए और उसके बाद अनारक्षित किया जाना चाहिए। सीधी भर्ती के लिए ऊपरी आयु सीमा में छूट ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों को उसी तरह दी जानी चाहिए जैसे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के मामले में दी जाती है। जैसे हम देखते हैं अनुसूचित जाति और जनजाति को सामान्य वर्ग से 5% बड़ी आयु, 5 वर्ष बड़ी आयु मानकर उन्हें स्वीकार किया जाता है, तो कहते हैं यह बात भी ओबीसी पर लागू होनी चाहिए। संबंधित प्राधिकारियों द्वारा प्रत्येक श्रेणी के पदों के लिए रोस्टर प्रणाली उसी तरह अपनाई जानी चाहिए जैसा कि वर्तमान में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के संबंध में किया जाता है। रोस्टर जहां पिछला रह गया उसे आगे वर्ष में लिया जाए, जो इस वर्ष रह गया उसे आने वाले कल में समाहित किया जाए। ये सभी सिफारिशें केंद्र और राज्य सरकारों के साथ साथ राष्ट्रीयकृत बैंकों के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सभी भर्तियों, सभी निजी क्षेत्र के उपक्रमों को जिन्हें सरकार से किसी न किसी रूप में वित्तीय सहायता मिली है, उन्हें भी उपरोक्त आधार पर कर्मियों की भर्ती करने के लिए बाध्य किया जाना चाहिए। अर्थात प्राइवेट सेक्टर में भी जहां सरकारी उन्हें अनुदान मिल रहा है, उन्हें भी इस तरह से बाध्य किया जाए कि वे अपने यहाँ पर 27% आरक्षण अन्य पिछड़े वर्गों के लिए निश्चित करें। इसके साथ ही
सभी विश्वविद्यालयों और संबद्ध कॉलेजों को भी आरक्षण की उपरोक्त योजना के अंतर्गत लाया जाना चाहिए। अर्थात विश्वविद्यालय और उनसे जुड़े हुए जितने महाविद्यालय हैं उसमें भी 27% आरक्षण की व्यवस्था अन्य पिछड़े वर्गों के लिए की जानी चाहिए। इससे साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए कुछ उपाय सुझाए हैं कि अगर इन सुझावों को अमल में लाएंगे तो इनमें साक्षरता का स्तर बढ़ेगा। इनकी आबादी की अधिकता के आधार पर चुनिंदा इलाकों में वयस्क शिक्षा के लिए गहन समयबद्ध कार्यक्रम शुरू किया जाना चाहिए। एडल्ट एजुकेशन के नाम से अलग से प्रोग्राम, जिससे कि वे लोग जो बड़ी आयु के हैं लेकिन वो निरक्षर रह गए हैं उनके लिए शिक्षा प्राप्त करने का अवसर दिया जाना चाहिए। इन क्षेत्रों में पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए आवासीय विद्यालय स्थापित किए जाएं। इन विद्यालयों में भोजन और आवास सहित सभी सुविधाएं निःशुल्क प्रदान की जानी चाहिए ताकि गरीब और पिछड़े वर्ग के छात्रों को आकर्षित किया जा सके। अर्थात इनके लिए अलग से हॉस्टल बनाए जाएं जहां उनको भोजन और रहने की निःशुल्क व्यवस्था करनी होगी। इन छात्रों के लिए उपरोक्त सुविधाओं के साथ अलग छात्रावास उपलब्ध कराए जाने चाहिए। व्यावसायिक प्रशिक्षण को अनिवार्य माना जाए, प्रोफेशनल ट्रेनिंग जो इनको दी जाए ताकि ये उस ट्रेनिंग को लेकर अपना स्वयं का व्यवसाय या उस क्षेत्र में कार्य करके आर्थिक उत्पादन में स्वावलंबी बन सकें। यह भी सिफारिश की गई कि केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा संचालित सभी वैज्ञानिक, तकनीकी और व्यावसायिक संस्थाओं में ओबीसी छात्रों के लिए सीटें आरक्षित होनी चाहिए। आरक्षण की मात्रा सरकारी सेवाओं के समान ही होनी चाहिए, यानी 27%। अर्थात जितने भी टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें भी इनके लिए 27% आरक्षण किया जाना चाहिए। अन्य पिछड़े वर्गों की जब इतनी सुविधाएं देने की बात की तो अब हमारे सामने प्रश्न आता है कि उनकी समस्याएं क्या है जिसके कारण उन्हें समाज में सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक दृष्टि से वंचित रखा गया। तो अगर हम उनकी समस्याओं की बात करें तो अन्य पिछड़े वर्गों में कई श्रेणी के लोगों व उनके समूह को सम्मिलित किया गया है, अतः उनकी समस्याएं भी व्यापक भिन्नता लिए हुए है। लेकिन समग्र रूप से निम्न समस्याएं प्राय सभी श्रेणी के पिछड़े वर्गों के लिए समान हैं जो निम्नलिखित हैं। अर्थात जातीय संस्तरण में उनकी निम्न स्थिति है, लो स्टेटस इन द कास्ट हायरार्की, शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ापन तथा शिक्षा का स्तर एवं प्रतिशत बहुत निम्न है। राजकीय सेवाओं में अन्य जातियों की तुलना में इनका प्रतिनिधित्व भी कम है। व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में इनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। आर्थिक दृष्टि से इनकी स्थिति बड़ी दयनीय है। गरीबी और बेरोजगारी की बहुत अधिक मात्रा इनके समाज में है। ऋण, और इसीलिए जब गरीबी और बेरोजगारी है तो उनकी समस्या है ऋणग्रस्तता। ऋणग्रस्तता की समस्या से भी ये लोग पीड़ित हैं। इन लोगों के कार्य करने की दशाएं भी बहुत दयनीय, जहाँ ये काम कर रहे हैं वहाँ की दशाएं भी बहुत दयनीय हैं। भूमिहीन मजदूर के रूप में कार्य करते हैं अथवा सीमांत एवं छोटे किसानों के रूप में हैं। इसलिए इनमें बेकारी, अल्प रोजगार, शोषण, उत्पीड़न और अनिश्चितता से भरा हुआ जीवन है जो इनकी अपनी प्रमुख समस्या है। और उनकी सामाजिक स्थिति भी अन्य जातियों की तुलना में निम्न है और इनके पास पर्याप्त सुविधा युक्त आवास भी नहीं है। ये कुछ ऐसी समस्याएं जो लगभग सभी अन्य पिछड़े वर्गों में हम समान रूप से देख सकते हैं। तो जब ये समस्याएं हैं तो समाधान के लिए क्या किया जाए? तो जब हम समाधान की बात करते हैं तो इस कारण इन पिछड़े वर्गों ने अपनी समस्याओं को हल करने के लिए समय समय पर आंदोलन भी किए हैं। भारतीय नव जागरण के साथ पिछले 100 वर्षों में महात्मा गांधी, ज्योतिबा फूले, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और लोहिया आदि ने इन पिछड़े वर्गों की समस्याओं को सुधारने के अनेक प्रयास किए। पिछड़े वर्गों की समस्याओं के समाधान, उनके विकास के लिए सुझाव व देखरेख करने के लिए केंद्र व राज्य सरकारों ने कई प्रकार की व्यवस्थाएं की हैं। इसके अतिरिक्त सरकार ने भी भूमि सुधार के कानून बनाए, न्यूनतम मजदूरी कानून बनाया
बंधुआ मजदूरी प्रथा को समाप्त करने का अधिनियम बनाया, उन्हें आवास, पेयजल और रोजगार उपलब्ध करवाने हेतु योजनाएं बनाई। सामाजिक और आर्थिक लाभ पहुंचाने के लिए योजनाओं में विभिन्न कार्यक्रम और नीतियां विकसित की गई, जिनमें प्रमुख हैं भारत में ओबीसी के अध्ययन के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति, अर्थात मैट्रिक के पास जो स्कॉलरशिप दी जाएगी वो इनको दी जाएगी। ओबीसी लड़के और लड़कियों के लिए छात्रावासों का निर्माण, ओबीसी के कल्याण के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम के अंतर्गत योजना, ऋण योजनाएं, मार्जिन मनी ऋण, अधिकतम ऋण सीमा प्रति लाभार्थी 10 लाख रुपए। महिलाओं के लिए स्वर्णिम योजना, इस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से दोगुनी आय से नीचे रहने वाले पिछड़े वर्गों की महिलाएं 5% प्रति वर्ष की दर से 1 लाख रुपए तक का ऋण प्राप्त कर सकती हैं। सक्षम योजना भी इनके लिए बनाई गई। यह लक्ष्य समूह के पिछड़े वर्गों से संबंधित युवा पेशेवरों के लिए टर्म लोन के अंतर्गत एक विशेष योजना है। प्रति लाभार्थी अधिकतम ऋण सीमा 10 लाख रुपए है। 5 लाख रुपए तक के ऋण पर 6% प्रति वर्ष की दर से ब्याज लगता है और 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक के ऋण पर 8% प्रति वर्ष दर से ब्याज लगता है। शिल्प संपदा, इस योजना का उद्देश्य पिछड़े वर्गों के तकनीकी और उद्यमशीलता कौशल को उन्नत करना। फिर माइक्रो फाइनेंस की भी सुविधा की गई। महिला समृद्धि योजना, एनबीसीडीएफसी की महिला समृद्धि योजना को मान्यता प्राप्त एनजीओज, स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से एससीए द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। प्रति लाभान्वित ऋण सीमा 50,000 रुपये से और 4% ब्याज से उन्हें ऋण दिया जाएगा। फिर कृषि संपदा योजना, इस योजना का उद्देश्य रबी और खरीफ या किसी भी नकदी फसल के दौरान धन की आवश्यकता के लिए लक्षित समूह के छोटे किसानों और सब्जी विक्रेताओं को माइक्रो फाइनेंस के तहत रियायती ऋण प्रदान करना। ऋणदाता 4% प्रति वर्ष की दर से 50,000 रुपये तक का ऋण प्राप्त कर सकता है। और फिर राजीव गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप योजना, भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2014 और 15 के दौरान राजीव गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप नामक एक केंद्रीय क्षेत्र योजना शुरू की, जिसका उद्देश्य अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए उच्च शिक्षा प्राप्त करने के अवसर बढ़ाना है, जिससे वे एमफिल और पीएचडी जैसी डिग्री भी प्राप्त कर सकें। अर्थात बहुत सारी सुविधाएं। 27% आरक्षण के अतिरिक्त सरकार ने समय समय पर इस प्रकार से नीतियां बनाई, इस तरह से नीतियों का क्रियान्वयन किया, जिससे कि ये अन्य पिछड़ा वर्ग जो सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है, उन्हें मुख्य धारा में लाकर इन्हें भी सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक दृष्टि से ऊपर उठाने का अवसर उपलब्ध करवाया जाए। इसलिए उनकी समस्याओं पर ध्यान देकर समस्याओं के समाधान के लिए समय समय पर सरकार ने विशेष प्रावधान किए हैं। इस पूरे परिदृश्य को हम अगर सारांशतः कह सकें तो हम ये कह सकते हैं कि भारत एक ऐसा विशाल राष्ट्र है जिसमें सभी धर्म, भाषाओं और वर्गों के लोग निवास करते हैं। इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें समाज में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक या शैक्षणिक वे सभी अधिकार प्राप्त नहीं हैं जो कि अन्य जातियों को प्राप्त हैं। जिन्हें ये अधिकार प्राप्त नहीं हैं उनमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के अतिरिक्त अन्य पिछड़े वर्ग भी हैं। ये वे लोग हैं जिनकी सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक परिस्थिति निम्न रही है। हालांकि ये अस्पृश्य नहीं है, लेकिन सामाजिक दृष्टि से वो प्रतिष्ठा नहीं है, इन्हें वे सारी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। इसलिए राज्य और केंद्र सरकार की सिफारिश से राष्ट्रपति ने काका कालेलकर आयोग और दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग मंडल आयोग का गठन किया गया। इस आयोग की सिफारिश से इनके लिए 27% आरक्षण की व्यवस्था की गई, जिससे कि इनको भी अपनी परिस्थिति को उच्च बनाने में सहयोग मिल सके। इसके अलावा इन्हें अन्य सुविधाएं समय समय पर उपलब्ध करवाने हेतु सरकार ने विशेष प्रावधान किए हैं, जिससे कि इनकी सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थिति निम्न से ऊपर उठ सके।